पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी ईपीसीएल यानी एंग्रो पॉलीमर के हवाले से है। इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2023। और जो रिजल्ट्स हैं उससे यूँ महसूस हो रहा है कि इस वक्त कंपनी का जो सितारा है वो गर्दिश में है और चीज़ें अच्छी नहीं जा रही। लेकिन इसके बावजूद मैंने इस वीडियो के आगाज़ में एक शेर आपकी खिदमत में लाया है नासिर काज़मी का, ताकि बहुत ज़्यादा मायूसी के बादल ना छा जाएँ कि वक़्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे चल के वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में जब बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगरचे इस वक्त जो रिज़ल्ट्स हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो क्या हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो इसकी इनकम स्टेटमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको एनालाइज़ करेंगे। साथ-साथ जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है इस मुश्किल हालत में भी, उसके हवाले से भी बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि कंपनी हिस्टोरिकली कैसा परफ़ॉर्म करती रही है ईयरली बेसिस पे, और साथ-साथ क्वार्टरली बेसिस पे हम देखेंगे कि पिछले जो 5 क्वार्टर्स थे, यानी पिछले पिछले साल के 4 क्वार्टर्स और 1 क्वार्टर इस साल का, इसमें इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज़ करें तो जो सेल्स हैं इस कंपनी की वो 22.2% डिक्रीज़ हुई हैं इस क्वार्टर में, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर करें पिछले साल की। 31 मार्च 2022 को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें इस कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 23.12 बिलियन, और इस साल वो 17.97 बिलियंस रहीं, जो कि काफ़ी बड़ा डिक्लाइन हम मानेंगे इस कंपनी के सेल्स के एनालिसिस के हिसाब से। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा खौफनाक किस्म का नंबर मिल रहा है कि 53% का डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। यानी कि जितना सेल्स में डिक्लाइन है उतना ही हो, तो इसका ये मतलब ये होता कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो तकरीबन उतनी ही रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक तरफ तो कंपनी की सेल्स कम हुई, दूसरी तरफ कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज टर्म में कम हो गई। 7.6 बिलियन थी पिछले साल और इस साल ये कम हो गई 3.59 बिलियन हो गई। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 33.14% था पिछले साल के पहले क्वार्टर में, और इस साल इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो भी तकरीबन 20% से भी नीचे आ गया है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको डेंट पड़ा है। अब हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें नंबर मज़ीद अलार्मिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। 6.8 बिलियन था पिछले साल के पहले क्वार्टर में, इस साल 2.84 बिलियन, और अगर परसेंटेज टर्म में डिक्लाइन देखें तो वो है 58.5%। तो इट मीन्स के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह, उसके यहाँ उसमें भी इस साल कंपनी ने मार खाई है पिछले साल के मुकाबले में। अब एक और बड़ा जो फैक्टर है वो फाइनेंस कॉस्ट का है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट में जो इजाफा है वो 93% है, विच इज़ ह्यूज। पिछले साल इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 606 मिलियन थी, लेकिन इस साल इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 1.16 बिलियन पे चली गई। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, अब तक जितने हमने फैक्टर डिस्कस किए उसमें फाइनेंस कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो 6.26 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल कम हो गया 1.67 बिलियन रह गया पहले क्वार्टर का, और ये जो डिक्लाइन बनता है वो बनता है 73% का। तो इससे हमें पता चलता है कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट, अगरचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो डिक्रीज थी वो 58% थी, लेकिन चूंकि फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो इस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 73% कम हो गया। और फिर नेट प्रॉफिट देखें या बॉटम लाइन देखें तो 4.7 बिलियन था पिछले साल, और इस साल कम होकर 1.18 बिलियन इसका प्रॉफिट रह गया इस क्वार्टर का। और जो परसेंटेज टर्म में डिक्लाइन है वो 74.8% है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक तरफ तो कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट मार देगी, साथ साथ जो इस वक्त जो टैक्सेस ज़्यादा हुए हैं इस साल, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी कंपनी जो हम एनालाइज कर रहे थे, हम देख रहे थे कि फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स खासतौर पर सुपर टैक्स की पोजीशन हुई थी उसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ को मार पड़ी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 टाइम से भी ज़्यादा कम हुआ पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में। 20.41 इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था पिछले साल के पहले क्वार्टर का, और इस साल ये कम होकर 6.62% पे रह गया। और रिजल्ट ये है कि ईपीएस इसकी 1.31 रही, पिछले साल जो इसकी ईपीएस थी पहले क्वार्टर की वो 5.19 थी। तो यहाँ पर हमें इस तमाम के तमाम नंबर ही अफसोसनाक और अलार्मिंग नज़र आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखा जाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखा जाए, फाइनेंस कॉस्ट को देखा जाए, टैक्सेस को देखा जाए, तो हर जगह से इस कंपनी को मार पड़ी है, और नतीजा ये है कि ये वो कंपनी है
जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि जो पीवीसी मार्जिन्स हैं, लोअर मार्जिन्स हैं, वो भी इस तरह की कंपनीज़ को, क्योंकि इस पीवीसी मार्जिन्स की कमी से डायरेक्टली इसका बिज़नेस इम्पैक्ट होता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और साथ-साथ ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त जो इस बिज़नेस के हवाले से फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, टैक्सेस की मद में, फिर इंपोर्ट के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें मिला के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंपनी की सेल्स पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं। इस कंपनी ने इन रिजल्ट्स के साथ भी बहरहाल एक डिविडेंड ज़रूर अनाउंस किया है। छोटा सा डिविडेंड है, 10% का, यानी ₹1 का। और इस ₹1 के डिविडेंड के हवाले से अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो बुक क्लोजर डेट है वो 29 अप्रैल है और एक्स डेट 27 और स्पॉट डेट 26 अप्रैल है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस ₹44.40 है। और आज के दिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तकरीबन 4% के करीब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इसको पॉजिटिव नहीं लिया बल्कि इसको नेगेटिव ही लिया इस रिज़ल्ट को, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने देखा कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों नेगेटिवली इम्पेक्ट हो रही हैं और डिविडेंड भी कोई अच्छा नहीं है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई और कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे आई। अब जो प्राइस है इसकी ₹44.40, इस प्राइस पे अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं तो जो आपको डिविडेंड मिल सकता है वो है तकरीबन ₹2,250 बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। अब हम इस कंपनी की क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं पिछले 5 क्वार्टर्स के, उनको देख के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, किस डायरेक्शन में जा रही है। 2022 के 4 क्वार्टर्स और 2023 के 1 क्वार्टर का ईपीएस आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि मुसलसल एक डिक्लाइन की सी सिचुएशन है। 2022 के पहले क्वार्टर में तो इसकी ईपीएस 5.19 थी, लेकिन फिर सेकंड क्वार्टर के बाद ये मुसलसल नीचे ही रही, 2 के आसपास ही रही, 2.45। थर्ड क्वार्टर में मज़ीद कम हो गई 2.27, फोर्थ क्वार्टर में तकरीबन थोड़ा-सा उससे ऊपर रही 2.48, लेकिन अभी जो पहला क्वार्टर है 2023 का उसमें ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, 1.31 पे आ गई। तो इससे पता चलता है कि इस वक्त जो कंपनी की बिज़नेस है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें अर्निंग और पे आउट की हिस्ट्री को इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में इस कंपनी की ईपीएस 6.22 थी और जो इसकी डिविडेंड था वो था ₹1.10। 2019 में ₹4.07 इसकी ईपीएस थी और 80 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। 2020 में इसकी ईपीएस 6.28 रही और इसकी जो डिविडेंड था वो था ₹1.25। 2021 इसके लिए सबसे अच्छा साल था, ₹16.32 की इसने ईपीएस कमाई और ₹16.30 का डिविडेंड दिया। तो ये एक चीज़ तो पता चलती है कि जब इसकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो अच्छी है, लेकिन ये है कि इसके जो ईपीएस है उसमें अगर कमी आएगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसका डिविडेंड भी आपको कम ही मिलेगा। जैसे 2022 की हम बात करें तो ₹12.39 इस कंपनी का की ईपीएस थी और इसमें डिविडेंड उससे ज़्यादा दिया था, ₹12.50, यानी 2022 में इसकी जो पे आउट रेशियो है वो 100% से भी ऊपर थी। अब 2023 के जो पहले क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें ₹1.31 इस कंपनी का ईपीएस है और ₹1 का इसने डिविडेंड दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है माजी में वो कदरे बेहतर रही है, और उसी हिसाब से कंपनी अपनी डिविडेंड भी अनाउंस करती रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अभी जो सूरत हाल है उसमें कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं आ रही। तो इसमें दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चीज़ें अगर बेहतर होती हैं तो ये कंपनी बहरहाल जो इसकी अपनी बिज़नेस की नीश है उसके अंदर एक पॉपुलर कंपनी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जिसका कोर बिज़नेस है उसके लिहाज से भी। लेकिन अगर इंटरनेशनली और लोकली यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए, साथ साथ पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से जो इन्वायरमेंट है उसको देखा जाए, तो अगर वो बेहतर हो जाता है तो ऑब्वियसली ये कंपनी भी दोबारा से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी और आप देखेंगे कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्रूटफुल हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं मुल्क के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके साथ। अगर तो इनको वायबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वापस ये बाउंस बैक करेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है, इंटरेस्ट रेट्स ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, बिज़नेस के लिए रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट के हवाले से बढ़ती हैं और डॉलर रुपी पैरिटी ऐसे ही रहती है और कंपनीज़ को इंपोर्ट के हवाले से टफ टाइम दिया जाता है और साथ-साथ इंटरेस्ट रेट के अलावा टैक्सेस भी अगर यूँ ही रहते हैं और मज़ीद बढ़ते हैं, तो फिर तो मुश्किल है। ना सिर्फ़ इस कंपनी के लिए बल्कि तमाम कंपनी के लिए बिज़नेस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में बेहतरी आती है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है,
तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये वो कंपनी है जो कि एक अच्छी तरह बाउंस बैक करने की सलाहियत रखती है। बहरहाल डिसीजन इज़ अप टू यू, आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो रिस्क एपेटाइट है, उसके मुताबिक ही डिसीजन लीजिएगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो भी करंट सिचुएशन है, जो रिज़ल्ट है, वो आपके सामने रखा जाए, क्योंकि नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो इन नंबर्स को देख के आप बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना कैसा है, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आया आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इससे एग्जिट करना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।